हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत यादव। दिस इज आई कैन सीरीज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इन नटशेल। आज हम कॉम्प्रहेंसिवली एनालाइज करेंगे वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 एंड इंडियन ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 को एक साथ करेंगे। इनको दोनों को कॉम्प्रहेंसिवली एनालाइज, क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड टॉपिक हैं और इसको इंटरकनेक्टेड वे में ही दोनों को समझा जा सकता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 को रिलीज करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, और ये काम 1997 से हर साल करता है WHO। इंडियन ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 को रिलीज करता है यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो दोनों को रिलीज कौन करता है ये समझ में आ गया। आइए थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस को समझने के लिए थोड़ा और बेसिक से जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक हम जाते हैं। माइक्रोब्स देखिए चार तरह के हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई या प्रोटोजोआ। अब इन वायरसेस ने आपको अटैक किया है तो इसके लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो अगर वायरस ने अटैक किया तो आपको लेना पड़ेगा एंटीवायरल मेडिसिन। अगर आपको बैक्टीरिया ने अटैक किया है तो एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक मेडिसिन जिसे कहते हैं। फंगाई ने अटैक किया तो एंटी फंगाई, प्रोटोजोआ ने तो एंटी प्रोटोजोआ मेडिसिन। तो सब में एंटी लगा दीजिए क्योंकि उसका मेडिसिन है तो एंटी है। अगर यही बात हम कहें तो माइक्रोब्स चार तरह के हैं तो इनकी मेडिसिन को हम क्या बोल सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन कह सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन। देखिए अगर आपको किसी वायरस ने हिट किया है और आप बैक्टीरिया एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल ले रहे हैं तो उसका कोई असर नहीं होगा, बल्कि आपकी बॉडी एक रेजिस्टेंस डेवलप कर देगी एंटीबायोटिक के लिए। और उस रेजिस्टेंस की वजह से जब आपकी एंटीबायोटिक आप लेंगे, जब आपको बैक्टीरिया अटैक करेगा तो वो असर नहीं करेगी। अरे आपने घर में मॉस्किटो देखा है, गुड नाइट एक समय तक लगाते लगाते वो इतना रेजिस्टेंट हो जाते हैं गुड नाइट से, उनको कुछ असर ही नहीं पड़ता। गुड नाइट लगाए रखिए आप और वो इधर उधर घूमते रहते हैं। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं गुड नाइट के खिलाफ और उनको फिर कोई असर नहीं होता। ऐसे ही अगर हमको किसी और चीज हुआ, वायरस हुआ है और हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं या फंगाई हुआ है एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो उसका इरेशनल यूज की वजह से आपकी बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंट। तो अगर माइक्रोब्स के खिलाफ आपकी बॉडी ने अगर रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। क्योंकि एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन के खिलाफ उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, इसलिए बोलेंगे उनको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म ने, माइक्रोब्स ने, अगर किसी भी दवा से वो ट्रीटमेंट उसका नहीं किया जा सकता, वो सभी दवाओं से उन्होंने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अगर डेवलप कर लिया है, तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं, ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे माइक्रोब को बोलते हैं सुपर बग। ये चीज क्लियर है या नहीं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स चार टाइप के होते हैं, उनकी दवा चार टाइप की होती है। और अगर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं तो अगर वायरस से रेजिस्टेंस डेवलप किया है तो एंटी वायरल रेजिस्टेंस हो जाएगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटी फंगाई रेजिस्टेंस। अगर एक साथ बोले तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये क्लियर हुई बात या नहीं। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जान लेते हैं। ये एक बैक्टीरिया से कॉज होता है, बैक्टीरिया। तो ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया उन लोगों को अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। जैसे अगर उन्होंने मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, अगर उनको HIV है या एड्स है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है ये बैक्टीरिया, उनको अटैक करता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत कम होता है। और अगर आप स्टैटिस्टिक की बात करें तो हर 3 HIV प्लस एड्स पेशेंट में एक की जो मौत होती है वो TB की वजह से होती है। तो हर 3 HIV एड्स पेशेंट में एक लोग TB की वजह से मरता है, HIV एड्स की वजह से नहीं मरता है। तो समझ सकते हैं इस बैक्टीरिया के हाल। और उसके ऊपर ये बात है, कम्युनिकेबल है, स्पिट से, स्नीज से, कफ से ये दूसरों को ट्रांसफर हो सकता है और बहुत तेजी से ट्रांसफर होता है, सुपर फास्ट ट्रांसमिशन है इसका, ये कम्युनिकेबल डिसीज है। और इसका ट्रीटमेंट जो है बहुत महीनों तक चलता है, इसकी वजह से ये कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट के साथ न्यूट्रिशन लेना भी बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब इसका कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है और इसकी वजह से गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की जरूरत है मेडिसिन को सब्सिडाइज रेट पर प्रोवाइड करवाने के लिए और न्यूट्रिशन को भी। तो दोनों पक्ष में गवर्नमेंट को काम करने की बहुत जरूरत है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। ये ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग भी देखें तो इंडिया का हाईएस्ट बर्डन टीबी
कंट्री है। और अगर हम 2020 के अनुसार भी देखेंगे अभी, उसमें भी इंडिया हाईएस्ट बर्डन टीबी कंट्री है। 26% पूरे ग्लोबल में जितना भी केस है उसका 26% इंडिया काउंट करता है, और इंडिया सबसे ज्यादा कंट्री टीबी बर्डन वाली कंट्री में आता है। तो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार और 2020 दोनों रिपोर्ट के अनुसार इंडिया इज द कंट्री विथ हाईएस्ट टीबी बर्डन। इतनी चीज समझ में आई है नहीं है? तो इतना चीज क्लियर है। अगर किसी बैक्टीरिया ने, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, अगर इस बैक्टीरिया ने मेडिसिन से, जो इसकी ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन होती है, उससे अगर रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया तो उस चीज को बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? और देखिए हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि हम एलिमिनेट करना चाहते हैं ट्यूबरक्लोसिस को 2025 तक। देखिए हमारा कंट्री है हाईएस्ट बर्डन टीबी के केस में आता है। 26% ग्लोबल केसेस जो हैं टीबी के वो इंडिया काउंट करता है, और हम बात करते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस 2025 तक हम एलिमिनेट कर देंगे। और ये ग्लोबल टारगेट जो है वो 2030 का है कि 2030 तक हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 कि हमको 2030 तक टीबी को एलिमिनेट करना है, और हम ग्लोबल जो टारगेट है उससे 5 साल पहले ही हम करना चाहते हैं। माफ कीजिएगा इसको, 1 सेकेंड। इतनी चीज समझ में आई नहीं। तो हम 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना चाहते हैं 5 साल पहले वर्ल्ड टारगेट से। कहीं ना कहीं ये संभव आपको नजर आता है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो ट्यूबरक्लोसिस अगर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है मेडिसिन से, उसको बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। देखिए हम पहले डिसीज के बारे में पढ़ेंगे, डिसीज का डायग्नोसिस कैसा होता है वो पढ़ेंगे, डायग्नोसिस के बाद उसका ट्रीटमेंट कैसा होता है वो पढ़ेंगे, और फाइनली हम पूरे स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। डायग्नोसिस ट्यूबरक्लोसिस का हो सकता है स्पूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी। आपका स्पूटम लेके उसकी स्पीयर माइक्रोस्कोपी से पता कर सकते हैं कि टीबी की बैक्टीरिया है कि नहीं है। एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्टिंग हो सकती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो सकता है जिसे हम पीसीआर कहते हैं, और ट्रू नेट से भी हम टीबी का पता कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस इसकी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट करने के लिए, टीबी की ट्रीटमेंट के लिए 3 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है। जैसे आपको टीबी हुआ, ट्यूबरक्लोसिस हुआ, तो पहले आपको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आपको 2 दवाइयां दी जाएंगी। पहली दवाई होगी आपके लिए आइसोनाइजिड एंड रिफैम्सिन, आइसोनाइजिड एंड रिफैम्सिन, ये दवाइयां आपको दी जाएंगी। और ये कोर्स होता है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का 6 to 9 मंथ लगते हैं, और इसकी एक्यूरेसी है 100%। ठीक है, लेकिन अगर इन दवाइयों का आपने इरेशनल यूज किया, आपका कोर्स 6 से 9 महीने का है, आपने 3 महीने पे रोक दिया, फिर आपको दोबारा 1 साल बाद फिर से आपने यही कोर्स स्टार्ट किया, तो हो सकता है कि वो जो ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, वो इन दवाइयों से रेजिस्टेंस डेवलप कर ले। अगर उन्होंने इस दवाइयों से फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया तो उसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के होने के बाद इसको ट्रीट करने के लिए हमको सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हम फ्लोरो, मैं लिख देता हूं दवाई का नाम फ्लोरो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्यूनो, ये मुझको भी याद नहीं होती एक्चुअली फ्लोरो क्विनोलॉन्स, इस मेडिसिन का यूज करते हैं और इसको इंजेक्ट करते हैं अमिकासिन कैनामाइसिन के साथ इंजेक्ट करते हैं, और इसका ट्रीटमेंट होता है 2 साल के लिए, और इसकी एक्यूरेसी होती है 60 to 70%। ठीक है, तो अगर आपने पहले लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया तो आपको एमडीआर टीबी हो जाएगा, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो जाएगा। उसके बाद आपको सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा जिसकी एक्यूरेसी भी कम है, टाइम पीरियड भी ज्यादा है। अगर आपने इससे भी रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से भी, तो तब उस टीबी को बोलेंगे एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, एक्सडीआर टीबी। फिर हम आपको थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देंगे, और थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आपको एमीपेनम देंगे, लाइनाजोलेट देंगे, ये सब दवाइयां देंगे। और थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की जो ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट है वो 30 to 40% है, और उसमें मोर देन 2 years लगते हैं। उस ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है। कहने का मतलब एक्सडीआर टीबी, एमडीआर टीबी ये रेजिस्टेंस डेवलप करने के बाद बनते हैं। तो पहली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से एमडीआर टीबी बन जाएगा। अगर एमडीआर टीबी को ट्रीट करने के लिए सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया, अगर उससे भी रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तो एक्सडीआर टीबी हो जाएगा। अगर एक्सडीआर टीबी के लिए हम थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देंगे, अगर आपने थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से भी रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया तब हम बोलेंगे टोटल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी।
ये चीजें समझ आई नहीं आई, हम लिख के भी लाए आपके लिए। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से कुछ नहीं हो रहा है। अगर इस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के लिए 2 दवाइयां दी आपने, उससे भी कुछ असर नहीं हो रहा, तो आप एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के केस में आ गए। अगर थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कोई ट्रीटमेंट काम नहीं आ रहा है, तो आप टोटल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के केस में आ गए हैं। तो अब उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, वो सुपर बग बन चुका है। तो ये ट्रीटमेंट के केसेस हैं। ये समझ में आई नहीं, दवाइयों के नाम याद नहीं करने हैं, बस ये समझना है कि कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा अगर हमने इर्रेशनल यूज किया दवाइयों का। ये चीज समझ आई या नहीं आई। अब बढ़ते हैं ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 की तरफ। इंडिया काउंट करता है 26% ओवरऑल टीबी केसेस विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड वाइड एन एस्टिमेट ऑफ 10 मिलियन पीपल, यानी कितने, 1 करोड़ लोग फेल विथ टीबी इन 2019, ये रिपोर्ट हमको बताती है। इंडियन ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 के बारे में देखें तो 2.54 मिलियन केसेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस वर रिपोर्टेड इन 2019। 24 लाख केसेस रिपोर्ट किए गए हैं ट्यूबरक्लोसिस के 2019 में, जो कि 14% ज्यादा हैं 2018 की कंपैरिजन में। 2018 कंपेरिजन में 14% ज्यादा केस इस बार रिपोर्ट हुए हैं 2019 में। कहने का मतलब ये है, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या हम 2025 तक जो हमारा गोल है टीबी को एलिमिनेट करने का, क्या उसको अचीव कर सकते हैं? क्या इन स्टैटिस्टिक्स से आपको लगता है कि हम अचीव कर पाएंगे? ये सोचने का विषय है। 2019 में 79,000 डेथ हुई हैं टीबी की वजह से। अगर आप मिसिंग केसेस की बात करें, देखिए मिसिंग केस होता है कि आपने कुछ एस्टिमेट किया कि इतने टीबी के केसेस आएंगे, एस्टिमेटेड टीबी केसेस, और नोटिफाइड टीबी केसेस कितने एक्चुअल में आए, उन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं मिसिंग केसेस। मिसिंग केसेस की संख्या 2017 में 10 लाख थी और इस समय वो पहुंचकर 2.9 लाख पहुंच चुकी है। तो मिसिंग केसेस की जो संख्या है वो कम हो चुकी है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो टीबी के केस अब नोटिफाइड हो रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। ये चीज समझ में आई। एक बार हमको WHO ने कहा भी था कि इंडिया के पास जो नोटिफाइड टीबी केसेस होते हैं वो अपना नंबर कम दिखाता है, लेकिन हम इस चीज को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसिंग जो केसेस होते हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो 2017 में 10 लाख थे, आज 2020 में 2.9 लाख हैं। ये चीज समझ आई है नहीं है आपको? अगर हम बात करें जो टीबी पेशेंट होता है उनकी एचआईवी टेस्टिंग की, ये बात हमको करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर 3 एचआईवी या एड्स पेशेंट में 1 की मौत टीबी की वजह से होती है। तो अगर टीबी पेशेंट की एचआईवी टेस्टिंग करना पड़े तो उसका रेशियो क्या है? 2019 में हम 81% टीबी पेशेंट का एचआईवी टेस्टिंग कर पाते हैं, जो कि 2018 के मुकाबले 67% के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में एचआईवी की टेस्टिंग में हमने इंप्रूवमेंट किया है। ये चीज समझ में आ रही है? अगर बच्चों के ट्रीटमेंट की बात करें कि बच्चों का डायग्नोसिस जो टीबी से होता है उसकी भी संख्या बढ़ी है। 2018 में जो 6% होता था वो 2019 में 8% होता है, क्योंकि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, उसकी वजह से बच्चों में टीबी की डायग्नोसिस अब ज्यादा हो पा रही है। और मोर देन 4 लाख डीओटी सेंटर्स हमारे देश में आ गए हैं जो कि ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे सभी अक्रॉस द कंट्री, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। तो अच्छी बात है, डीओटी सेंटर जितने ज्यादा होंगे ट्रीटमेंट टीबी का उतना आसान होगा, डायग्नोसिस आसान हो पाएगा और नोटिफिकेशन टीबी का भी आसान हो पाएगा। अगर इंडिया की स्टेट्स की रैंकिंग देखें, क्योंकि इंडिया ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 की बात कर रहे हैं, अगर ये रिपोर्ट की रैंकिंग, स्टेट्स की रैंकिंग देखें तो रैंकिंग देता है सेंट्रल टीबी डिवीजन, और ये क्वार्टरली बेसिस पे देता है और देखता है कि कौन सा स्टेट यूटी कैसा परफॉर्म कर रहा है टीबी एलिमिनेशन के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम लार्ज स्टेट की बात करें जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा है, अगर उनकी बात करें तो उनमें टॉप किया है गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश ने। तो इन 3 स्टेट्स ने टॉप किया है। अगर हम लार्ज स्टेट जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा है उनको कंपेयर करें, अगर हम स्मॉलर स्टेट्स को कंपेयर करें जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से कम है, तो उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है त्रिपुरा एंड नागालैंड ने। अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये ओवरऑल रैंकिंग है स्टेट्स की। 50 लाख से ऊपर वाली पॉपुलेशन में गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। अगर स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो त्रिपुरा और नागालैंड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यूनियन टेरिटरी में दमन एंड दीव एंड दादर नागर हवेली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है।
अब टीबी को एलिमिनेट करना है 2025 तक, तो हम उसके लिए क्या इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी बात कर लेते हैं। पूरा कॉम्प्रहेंसिव एनालाइज कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि क्या इनिशिएटिव लिए और क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इन इनिशिएटिव्स का, क्या हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कुछ और इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, क्या पॉलिसीज को बनाना ही काफी है या उनका इंप्लीमेंटेशन भी होना जरूरी है, सब बात करेंगे। तो की इनिशिएटिव लिया, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है इंडिया का 2017 से 2025 तक, जिसके 3 साल निकल गए हैं, 2020 आ गया है, और इसका उद्देश्य ये है कि हम टीबी को 2025 तक एलिमिनेट कर पाएं 5 साल पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 हमारा गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है, और इसमें 3.3 है टारगेट फाइट कम्युनिकेबल डिसीज, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस भी आता है। तो ये काम है हमारा नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान इस चीज के लिए। एक रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था, जिसको अब हम नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम कहते हैं, NTEP, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम कर दिया गया है इसका नाम बदलकर। और ये प्रोग्राम है ताकि हम बहुत ही टारगेटेड वे में काम कर सके ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने के लिए, और इसकी फंडिंग होती है ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स के द्वारा, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया इसके द्वारा, एंड द वर्ल्ड बैंक एंड अदर डोनर्स आर देयर टू फंड NTEP, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। अब एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए बहुत चीजें आ चुकी हैं, जैसे कि ये जील नील्सन एसिड फास्ट स्टेनिंग फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी है, ये काम करेगी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने, डायग्नोस करने के लिए। देखिए पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है, जब ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस अगर लंग्स को अफेक्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, अगर वो किसी और ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ये बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल सा है। पल्मोनरी मतलब रिलेटेड टू लंग्स, तो अगर वो लंग्स को इफेक्ट कर रहा है तो पल्मोनरी, अगर वो किसी और ऑर्गन को कर रहा है अदर देन लंग्स तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। जो MDR TB के पेशेंट है उनका डायग्नोसिस हम करेंगे अब ट्रू नेट से, लाइन प्रोब ऐसे से, या स्कैटरिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ये चीजें हैं जिनसे हम इनका एक्यूरेट डायग्नोसिस अब कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस जितना ज्यादा होगा, कहने का मतलब आप मोटा मोटा ये समझिए कि डायग्नोसिस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ट्रीटमेंट हो पाएगा। अगर डायग्नोसिस नहीं होगा टीबी तो ट्रीटमेंट किस बात का। तो पहला स्टेप तो डायग्नोसिस है ना, कि पता चले उसको ट्यूबरक्लोसिस है, और पता चलने के लिए ही हमको बहुत स्टेप उठाने पड़ेंगे ताकि पता चले, फिर उनका ट्रीटमेंट हो और सक्सेस रेट बहुत बढ़िया हो। और क्या स्टेप लिए इंडिया ने? निक्षय इकोसिस्टम। It is a national TB information system which is one-stop solution to manage information of patient and monitor program activity and performance throughout the country। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये कहने का मतलब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला प्लेटफॉर्म है, ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जहां पे सभी पेशेंट की पूरी इंफॉर्मेशन रखी जाएगी, उनका ट्रीटमेंट किस तरह से हो रहा है उसका पूरा उनको मॉनिटर किया जाएगा, और उनके परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा कि सक्सेस रेट क्या है। तो कहने का मतलब पूरा ओवरऑल व्यू देगा निक्षय इकोसिस्टम। एक निक्षय पोषण योजना भी है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ट्यूबरक्लोसिस में केवल मेडिसिन सब्सिडाइज रेट में प्रोवाइड करवाने से कुछ नहीं होगा, साथ में न्यूट्रिशन लेना भी बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट निक्षय पोषण योजना से फाइनेंशियल सपोर्ट देगी टीबी पेशेंट को ताकि वो न्यूट्रिशन सही तरीके से ले सके। और 2019 में, सितंबर 2019 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था टीबी हारेगा तभी तो देश जीतेगा कैंपेन, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन। और ये इसीलिए है ताकि हम हमारा कमिटमेंट जो है टीबी एलिमिनेट करने का 2025 तक वो हाईएस्ट दिखा सकें और उसी दिशा में हम काम कर सकें। एक सक्षम प्रोजेक्ट भी है जिसके अंतर्गत टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने क्या किया है, साइको सोशल काउंसलिंग प्रोवाइड करने की बात की है ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को। तो कहने का मतलब बहुत ज्यादा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं और उसकी तरफ एलिमिनेट, टीबी को एलिमिनेट करने की तरफ हम काम कर रहे हैं। पर ऐसा क्यों हुआ कि 2018 से 2019 में 14% ज्यादा केस नोटिफाई हुए हैं 2019 में? हो सकता है डायग्नोसिस ज्यादा हुए हैं, पहले से भी वो केसेस हों, लेकिन डायग्नोस होने की वजह से यानी टीबी पेशेंट हों पर उन्हें पता ही ना हो टीबी है, और उनका डायग्नोसिस होने के बाद, ट्रीटमेंट होने के बाद उनको पूरी तरह से नोटिफाइड किया गया। तो हो सकता है नोटिफाइड में इसलिए बढ़ गया हो या एक्चुअल में नंबर बढ़ गया है, ये सवाल जरूर उठता है हमारे दिमाग में। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? देखिए वे फॉरवर्ड तो ये होना चाहिए कि डायग्नोसिस बहुत एक्यूरेट तरीके से होनी चाहिए। डायग्नोसिस होगा तभी ट्रीटमेंट होगा। तो डायग्नोसिस पहला स्टेप है टीबी को एलिमिनेट करने का। तो बहुत ढेर सारा एफर्ट करना पड़ेगा, हमको क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी अपनी डायग्नोसिस की ताकि एक्यूरेट डायग्नोसिस हो सके।
सारी कंट्रीज को एक साथ आना पड़ेगा, एक टेबल पे बैठना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेंगी, पॉलिसीज बनाना पड़ेगा और उनका इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। अगर हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 जीरो टीबी को एलिमिनेट करना है 2030 तक, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना पड़ेगा और सभी देशों को ये काम करना पड़ेगा। अगर हमें इंडिया को 2025 तक एलिमिनेट करना है तो ग्लोबल एफर्ट्स को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा और सभी से मिलजुल कर काम करना पड़ेगा और टीबी जैसी महामारी को हटाना पड़ेगा। हमको अपने लेबोरेटरी वर्क और डायग्नोस्टिक फैसिलिटी को दोनों को एक्सटेंड करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है वो तो बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और करना पड़ेगा, जो सोशल स्टिग्मा होता है टीबी पेशेंट के साथ कि इसको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, ये स्टिग्मा को भी खत्म करना पड़ेगा, उनको सही ढंग से ट्रीट करना पड़ेगा। कम्युनिकेबल डिसीज़ है, माना कम्युनिकेबल डिसीज़ है, पर उनको प्यार से, उनको न्यूट्रिशन सही से प्रोवाइड करके उनके घर वालों को भी उनके लिए बहुत काम करना पड़ेगा और सावधानी रखकर करना पड़ेगा। तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए एडवोकेसी, कम्युनिकेशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन इज वाइटल। समझ आई बात या नहीं आई? तो ओवरऑल अगर हम एक पिक्चर देखें ट्यूबरक्लोसिस की, तो ट्यूबरक्लोसिस का हमारा इंडिया का जो बर्डन है बहुत ज़्यादा है। 2025 तक अगर एलिमिनेट करना है तो हमको बहुत काम करने पड़ेंगे। हमने बहुत काम किए हैं, बहुत ढेर सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, पर बहुत ढेर सारे इनिशिएटिव्स अभी और लेना बाकी है, उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है और वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हैं। तो पूरा आंसर राइटिंग फॉर्मेट में भी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आप लिख सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में। इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे और आगे हमेशा बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा चैनल है होप तुषांत यादव। अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर हम क्विज भी स्टार्ट किए हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल पे बहुत ज़्यादा आप आइए और अपना पार्टिसिपेशन कीजिए। ये मेरे जितने भी लिंक्स हैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आइए और मेरे से कनेक्ट होइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।